क्या काम करेगी? एपिडर्मिस और डर्मिस को आपस में जोड़ने का काम कर रही है, केवल जोड़ने का, है ना। और इसके अलावा इसका कोई भी काम नहीं है। एपिथेलियल अगर चाहे सिंपल एपिथेलियल हो या कंपाउंड एपिथेलियल हो, दोनों में ही कितने भी प्रकार की एपिथेलियल की आपके टिश्यू हैं, सभी में बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई ही जाएगी। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, कितने एपिथेलियल टिश्यू होते कितने तरीके के हैं? मेन दो तरीके के होते हैं एपिथेलियल। एक हो जाता है आपका सिंपल और दूसरा कंपाउंड। सिंपल और एक हो जाता है कंपाउंड। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जैसे कि आप एक सिंगल लेयर का बना होता है, आसान सा। ये रहा आपका, ये तो चल भी नहीं रहा। और नीचे ये आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई पतली सी, ठीक है। सिंगल एक लेयर का न्यूक्लियस इसमें है। कहां पर ये होगा? वहां पर होगा। सबसे जो बाहरी ऑर्गन होते हैं, जैसे हमारी स्किन है, वहां पर ये नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक सिंगल लेयर का है। हमने स्किन को ऐसे रगड़ दिया तो नुकसान हो गया, सिंगल लेयर की हो जाती तो उखड़ जाती। ऐसा होता है? नहीं होता है। इसका मतलब जो हमारे बाहर की स्किन है वो किसकी बनी हुई है? कंपाउंड की। हम वो रगड़े चाहे उसको कुछ भी करें, लेकिन कोई डैमेज नहीं होता है, वो अपना भरपाई खुद ही कर लेती है। इसका मतलब जो इंटरनल ऑर्गन होंगे वो हमारे बने होंगे किसके? सिंपल एपिथेलियम। अब सिंपल एपिथेलियम में क्या है देखिए, जो अभी ये बनाया था, ये जो बॉडी स्ट्रक्चर, ये जो सारा बनाया था आपका पेरिटोनियम, जो मेम्ब्रेन थी, वो आपकी सिंपल एपिथेलियल की बनी रहती है। जो विसरल ऑर्गन के होते हैं, जो बाहर की लेयर है, वो सिंपल एपिथेलियम। या कि कौन बनाता है? डक्ट। किसकी डक्ट? ग्लैंड्स की। जैसे कोई भी ग्लैंड है आपकी, ये जो आपकी डक्ट है, ये किसकी बनी होगी? एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियल। ये अंदर की परत। कोई जो ट्यूब हो जाते हैं नेफ्रॉन्स के, ये सारे आपके सिंपल एपिथेलियल। ये फंक्शन क्या करती है? सिंपल वाली डिफ्यूजन का फंक्शन करेगी। डिफ्यूजन का मतलब, जैसे कोई ये लेयर है, यहां से ऑक्सीजन, CO2, न्यूट्रिएंट, जो भी आपके ग्लूकोज हो गया या अमीनो अम्ल हो गया, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हो गए, सॉल्ट्स का लेन देन कर देगी, क्या? डिफ्यूजन कर देगी। इसके अलावा क्या करती है? सीक्रेशन करती है। जैसे एंजाइम, सलाइवा, इन सभी का सीक्रेशन कौन करती है? सिंपल। और क्या काम करेगी? तीसरा, एब्जॉर्प्शन। और कंपाउंड ये तीनों ही काम नहीं करती, ठीक है। कंपाउंड की ये सेल्स ये तीनों ही काम नहीं करती। काम क्या ये करती है कि हमारी जो बाहरी जितना भी टेम्परेचर, ये सारा, क्योंकि स्ट्रेंथ देती हैं, तो ये काम नहीं करेंगे। ये सारे काम कौन करेंगे? जो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाएंगे सारे। अब सिंपल कितने तरीके की होती है? सिंपल अगर हम देखते हैं, इधर बना देते हैं आपके। सिंपल अगर देखते हैं तो पहला कौन सा हो जाता है सिंपल में? स्क्वेमर। दूसरा हो जाएगा सिंपल कॉमन हो गया, क्यूबॉइडल। तीसरा सिंपल कॉमन हो गया, कॉलमनर। सिलिएटेड, ग्लैंडुलर
और जो कि सीडो स्ट्रेटिफाइड होता है, लगता है कि वो मल्टीलेयर है लेकिन वो मल्टीलेयर होता नहीं है। तो वो ये लास्ट वाला इतने, ये हो गया आपके सिंपल के ये 5। तो इसमें हम देखेंगे अगर सिंपल में सबसे पहले कौन सा वाला है, स्क्वैमस है। इसका स्ट्रक्चर अगर देखते हैं, एक और एपिथेलियल में और क्या आप पढ़ते हैं, एक तो सारा ये पढ़ेंगे सिंपल कंपाउंड, और इसके अलावा ये क्या पढ़ेंगे आप, जंक्शंस पढ़ेंगे। 5 तरीके के जंक्शंस हो जाते हैं, ये लास्ट में पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। सिंपल स्क्वैमस का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो बिल्कुल पतली सटी हुई सेल्स होती हैं, पॉलीगोनल, आपस में बिल्कुल पिचकी हुई है ना। इनके बीच में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स या इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं होता है। मेन काम इसका स्क्वैमस का क्या होता है, केवल डिफ्यूजन का इनका काम होता है। इसका मतलब आप खुद से सोचिए कि कहां पर ये पाई जाएगी, क्योंकि केवल लेन देन कर रही है, कुछ तुम दो कुछ हम दे रहे हैं, तो वो कहां पर होता है, कहां पर, एल्वियोलाई और किसके बीच में होता है, कैपिलरीज। यानी कि इसकी भी लेयर्स पर ये पाई जाएगी और कैपिलरी की लेयर पर भी ये स्क्वैमस पाई जाएगी। और कहां होता है, क्या बच्चा, प्रॉक्सिमल ना, प्रॉक्सिमल में तो ये होती है क्यूबर्डन। इसके अलावा ये पाई जाएगी जो हार्ट की इनर लाइन, जैसे एल्वियोलाई का आप देखते हैं स्ट्रक्चर, ये हो गया, और ये आपकी स्क्वैमस पतली सी ये लेयर हो गई। और इससे सट के आपकी कैपिलरी जाती है। अगर कैपिलरी का हम स्ट्रक्चर देखें तो 3 परत होती है, इसमें ब्लड ऐसे बह रहा। कैपिलरीज का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो 3 लेयर होती है, कौन कौन सी, जो बाहर की तरफ होती है ये वाली, इसको बोल देते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल वाली को बोल देते हैं ट्यूनिका मीडिया, और ये जो अंदर वाली हो गई ये हो गया ट्यूनिका इंटरना। ये एक्सटर्ना और इंटरना, ये 2 लेयर आपकी बनी होती हैं स्क्वैमस एपिथेलियल की। मेनली इंटरना तो जरूरी बनी रहती है। यहां पर क्या हो जाता है आपका, ब्लड से CO2 आती है लंग्स में, और लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, डिफ्यूजन हो रहा है इस जगह पर। और इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट, अच्छा हाँ, लाइनिंग ऑफ हार्ट, जैसे ये हार्ट का स्ट्रक्चर हुआ आपका, 4 चैम्बर हो गए, तो ये जो अंदर की लाइनिंग हो गई ये आपकी किसकी बनी हुई है, स्क्वैमस एपिथेलियम की। इधर ज्यादा छोटा हो गया था। इसके अलावा ग्लोमेरुलस आप लोगों ने नाम पढ़ा होगा। ग्लोमेरुलस क्या है, ये वोमेन सबबुट हो गया, वोमेन कैप्सूल। वोमेन कैप्सूल की भी ये जो लाइनिंग होती है ये आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी रहती है, क्योंकि यहां पर भी क्या हो रहा है, डिफ्यूजन। इसके अलावा ये ग्लोमेरुलस यानी कि ये कैपिलरीज बहुत पतली पतला, यहां से आपकी वाटर, न्यूट्रिएंट वगैरह इसमें से डिफ्यूज होकर वोमेन कैप्सूल में जाते हैं।
इसका मतलब ये जो कैपिलरी है इसकी भी लेयर स्क्वेमस की जहां पर भी डिफ्यूजन हो रहा है वहां पर। आप बताइए जो हेनले लूप हो जाता है ये आपका, इसके बाद आ जाता है ये पीसीटी, उसके बाद हेनले लूप। हेनले लूप में भी आपका किसकी बनी होती है? स्क्वेमस एपिथेलियम की। जहां जहां पर मेन डिफ्यूजन होगा तो मुख्य आपकी कौन कौन से 4 भाग हो गए? सिंपल स्क्वेमस मिलेगी आपको कैपिलरी में, और दूसरा आपको कहां मिलेगी? ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में, लिम्फ वेसल्स में, जहां भी डिफ्यूजन हो रहा होगा। क्या बेटा? नहीं, मेन वो याद करने के लिए आसानी की, जैसे कि रटना ना पड़े तो समझ के याद कर दिया, सिर्फ इसलिए। ये सिर्फ समझाने के लिए, अगर रट सकते हैं तो रट लीजिए, ये सिर्फ समझाने के लिए कि कहां तक सारे टिश्यू अगर आप याद करेंगे तो कंफ्यूज करेंगे इधर से उधर, है ना? तो सिर्फ समझाने के लिए। ये आपके हो गए सिंपल स्क्वेमस। नेक्स्ट हो गया क्यूबॉइडल। ये क्या हो जाते हैं? थोड़े से बिल्कुल चपटे नहीं होते, थोड़े से आपके इतने फ्लैटेंड नहीं होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे क्यूब के शेप के, आकार के, न्यूक्लियस है, नीचे आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन लगी है। इनका काम क्या हो जाता है? सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का। लेकिन ये एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत, क्योंकि वो वाली क्यूबॉइडल सेल ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेंगी जिनमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे। जैसे ये 2 क्यूबॉइडल है, यहां पर आपकी ये भी एब्जॉर्प्शन कर रही है, ये भी एब्जॉर्प्शन कर रही है, तो कौन ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा? नीचे वाली। क्यों? क्योंकि इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया है, इसलिए ये आपकी ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगी। तो जो पीसीटी बोला था यहां पर अभी वो बच्ची ने, वहां पर आपके ये पाए जाते हैं क्यूबॉइडल माइक्रोविलाई, क्यूबॉइडल माइक्रोविलाई एपिथेलियम, और ये हो जाता हमारा सिंपल क्यूबॉइडल। सिंपल क्यूबॉइडल किसमें होता है? जहां डक्ट होती है। जैसे कि कौन सी वाली डक्ट हो गई? ये वाली, जहां से एंजाइम जो आपकी गैस्ट्रिक, जहां जैसे मान लीजिए ये आपका स्टमक है, ये स्टमक की इनर लाइनिंग है, यहां पर कई सारे गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं। वो किससे निकलते हैं? जो गैस्ट्रिक की आपकी सेल्स होती हैं, ग्लैंड्स जो होती हैं। तो जो ये इनर ये लेयर होती है, ये आप जूसेस का सिक्रेशन ये करती हैं। डक्ट से कोई भी जूस नहीं निकलता, वो केवल रास्ता होता है देने के लिए, ठीक है? तो ये जो गैस्ट्रिक की जो लेयर बनाती है वो कौन सी बनाती है? सिंपल क्यूबॉइडल, सिक्रेशन कर रही है ना? नेफ्रॉन की जो ट्यूब हो जाती, किडनी में नेफ्रॉन होती है, उसकी यूनिट, तो उसकी ट्यूब का फॉर्मेशन भी हमारी सिंपल क्यूबॉइडल ही करेगी। इसके अलावा एक और आपको बता देते हैं, इसी तरीके से सिंपल क्यूबॉइडल हुआ, एक हो जाता है सिंपल कॉलुमिनर। सिंपल कॉलुमिनर कहां पाई जाएगी? जो आपकी गैस्ट्रिक से, यानी कि जो हमारा पेट की जो लेयर होती है अंदर, इंटेस्टाइन की पूरी लेयर पर अंदर की तरफ जो सेल या टिश्यू से मिलकर बना होता है, वो हो जाता है सिंपल कॉलुमिनर।
इंटेस्टाइन, जो आपकी इंटेस्टाइन से जुड़ी ग्लैंड्स होती हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स, उन सभी में ये वाली सिंपल कॉल्यूमिनर पाई जाएगी। नेक्स्ट, सिंपल के बाद आपका आ गया माइक्रोविलाई कॉल्यूमिनर। ये क्या हो जाएंगे, जैसे आप ये क्यूबॉइडल में देख रहे थे, क्यूब लाइक, मतलब कि चारों जो साइड थी वो इक्वल थी और इसमें प्रोजेक्शन थे, इसी तरीके से कॉल्यूमिनर में भी प्रोजेक्शन होंगे, लेकिन ये कैसे होंगे, इनका शेप क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर, और नीचे हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन सभी में कॉमन है। इसका जो माइक्रोविलाई यहां पर है, तो ये क्या काम करेंगे, हमारी इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जहां पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, काम क्या कर रहे हैं, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का मेन ये काम होते हैं, डिफ्यूजन के इतना काम नहीं इनका होता है, मेन ये काम हो जाता है। तो ये क्या काम करेंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी कि इसका जो बेसमेंट होता है वो आपका जो बेस होता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ा रहेगा, और जो फ्री साइड होती है वहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे, सीलिया नहीं होंगे। सीलिया क्या काम करते हैं, एक अगर इधर मूवमेंट हो रहा है तो इधर ही सारे एक साथ जाएंगे, इधर मूवमेंट हो रहा है लेफ्ट राइट साइड में तो वो सारा उधर ही की तरफ जाते हैं, लेकिन ये काम नहीं करते हैं, सीलिया वाला काम नहीं करते। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहां पर ये मिलती है, मेन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपको एग्जाम्पल याद करना होगा, कि कहां पर पाई जाती है, मान लो क्वेश्चन टिक लगाने के लिए आता है। नेक्स्ट आपका कौन सा होगा, सिंपल स्क्वेमस हो गया। ये कहां पाया जाएगा, स्क्वेमस ब्लड वेसल्स में, कैपिलरी में, लिम्फ वेसल, इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट। सिंपल क्यूबॉइडल कहां पर हुआ हमारा, डक्ट में पाया गया, और ट्यूब ऑफ नेफ्रॉन। सिंपल कॉल्यूमिनर कहां पर हुआ हमारा, इंटेस्टाइन में की लेयर में, गैस्ट्रिक में, और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है उसकी इनर लाइनिंग पर। नेक्स्ट क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनर दो जो माइक्रोविलाई हो जाएंगे। माइक्रोविलाई क्यूबॉइडल कहां पर है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो आपकी नेफ्रॉन में है वहां पर है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है मेन। नेक्स्ट माइक्रोविलाई कॉल्यूमिनर, इसका भी मेन काम एब्जॉर्प्शन का है, दोनों का है कि ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जो कि हमारे न्यूट्रिएंट जहां पर एब्जॉर्ब हो रहे होंगे। ठीक है, इतना हुआ क्लियर। नेक्स्ट आ जाएगा सिलिएटेड, सिलिएटेड एपिथेलियम। ये भी अगर हम सिलिएटेड एपिथेलियम को देखते हैं तो ये दो हो जाएंगे, कौन कौन सा, एक कॉल्यूमिनर सिलिएटेड और एक हो जाएगा हमारा क्यूबॉइडल सिलिएटेड। या सिलिएटेड क्यूबॉइडल, कुछ भी कर दीजिए। स्ट्रक्चर आपको पता है, क्यूबॉइडल में क्या है, ये क्यूब लाइक रहेगा, नीचे में क्या हो जाएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगी, ये न्यूक्लियस हो गया। फर्क क्या हो जाएगा, इसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ना होकर क्या हो जाएंगे, सीलिया। और सीलिया जहां पर पाया जाता है उसका मेन काम क्या होता है, मूवमेंट का, किसी भी चीज को मूवमेंट कराएगा, यहां से वहां पहुंचाने का काम होता है। कॉल्यूमिनर में क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर हो गया, नीचे आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन ये हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, बेस की तरफ न्यूक्लियस होता है, और ये आपके सीलिया हो गए।
ये दोनों ही मूवमेंट का काम करेंगे, ये एब्जॉर्प्शन का काम नहीं करेंगे, केवल क्या करेंगे, मूवमेंट का। अब कहां पर होते हैं, ये क्यूबॉइडल वाले हो जाते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक अगर हम बताते हैं, ब्रोंकस और ये सारा लास्ट में क्या बनाते हैं, ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स के बाद क्या बन जाता है, एल्वियोलाई। ठीक है, याद आ रहा, ब्रोंकियोल्स के बाद आपके एल्वियोलाई सैक होते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, सिंपल स्क्वेमस। और ब्रोंकियोल्स में आपके हो जाएंगे क्यूबॉइडल सिलिएटेड लोअर ट्रैक में। कॉल्यूमिनर सिलिएटेड कहां पर होगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। और ये होगा फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में, जैसे ये आपकी फैलोपियन ट्यूब है, इसकी इनर लाइनिंग पर ये कॉल्यूमिनर एपिथेलियल, ये आपके सीलिया हो गए। ये क्या, यहां पर क्या होता है, गैमेट का मूवमेंट होता है, यहां से चल के गैमेट दूसरी जगह पहुंच जाएगा। ये चलाने के लिए अपने आप नहीं चल के जाता है, कौन पहुंचाता है, सीलिया पहुंचाएंगे। ठीक है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे जो अपर साइड पर कॉल्यूमिनर होगी, इन पर बीच बीच में गॉबलेट सेल पाई जाती हैं, गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल यूनिसेलुलर सेल होती हैं, ट्रायंगुलर। सीक्रेशन किसका करती है, म्यूकस का सीक्रेशन करती है, मल्टी सेलुलर सेल नहीं होती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी म्यूकस का सीक्रेशन होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनर लेयर पर भी लगातार म्यूकस का सीक्रेशन होता रहता है, ताकि वो कैसा बना रहे, मॉइस्ट बना रहे, सूखे नहीं। ठीक है, और ये जो गॉबलेट सेल होती है वो यूनिसेलुलर होती है, मल्टी सेलुलर नहीं होती हैं। और जो हमारी गैस्ट्रिक जूस निकालने वाली जितनी भी सेल्स होती हैं, जितने भी आपके ग्लैंड्स होती हैं, वो सारी की सारी मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स होती हैं, यूनिसेलुलर नहीं होती वो। ये क्या, यहां पर क्या, चूंकि म्यूकस का सीक्रेशन लगातार होता रहता है इस ट्रैक में, तो म्यूकस को यहां पर जमा ना हो, तो ये इसका मूवमेंट वो ऊपर की तरफ होता रहता है, ताकि जो आपके मुंह से कफ वगैरह निकलता है गले से, वो इसी सीलिएटेड, जो ये सीलिया होते हैं, इन्हीं की वजह से। लोअर ट्रैक से ऊपर में म्यूकस कौन पहुंचाता है, क्यूबॉइडल सिलिएटेड। क्या दिक्कत है, आप क्लास से बाहर जाइए, आपको नहीं पढ़ना है ना, बाहर निकलिए। अगर ये देखते हैं सिलिएटेड, चूंकि लोअर ट्रैक में आपके क्यूबॉइडल सिलिएटेड है, वहां से जो म्यूकस निकला वो यहां तक पहुंच गया। अपर ट्रैक में हमारे हुए कॉल्यूमिनर सिलिएटेड, उन्होंने लेकर अपर ट्रैक से हमारे माउथ में म्यूकस पहुंचाया और हमने बाहर थूक दिया, या मान लीजिए नहीं थूका तो वो हमारे स्टमक में पहुंच जाता है ना। ये हो गया आपका क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनर कहां पाए जाते हैं, क्यूबॉइडल सिलिएटेड होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हो जाता है कॉल्यूमिनर सिलिएटेड। किसका मूवमेंट करता है, म्यूकस का लगातार मूवमेंट करता है। और एक हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में, वो किसका मूवमेंट करता है, गैमेट्स का। क्लियर हो इतना। तो आपके जितने भी ये सिंपल एपिथेलियल होते हैं, मेन 5 हो गए, ये आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट एक और चीज आपको बताने से रह गई, वो बता देते हैं कि स्किन एपिडर्मिस, स्किन एक हो जाएगी हमारी सीलोमिक,
एक है गट, ये पूछ दिया जाता है इसलिए रह गया। गट एपिथीलियम, एपिथीलियम ये किसका बना रहता है? ये तीन हो जाती है, स्किन एपिथीलियम, सीलोमिक एपिथीलियम, गट एपिथीलियम। ये कौन सी? मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, किसका कौन सा? स्किन किसका बना होगा? एक्टोडर्म का। सीलोमिक एपिथीलियम मीजोडर्म का। और गट एपिथीलियम, गट एपिथीलियम का मतलब जो आपकी स्टमक की जो लेयर होगी वो बनी होती है एंडोडर्म की। ये हो सकता है आपको पूछा जाए। स्किन हो गई हमारी एक्टोडर्म, चूंकि ये बाहर की तरफ, ऐसे ही याद हो जाएगी। सीलोम जो आपकी ये बॉडी बनाई थी, बॉडी के अंदर का जिसमें ये कैविटी होती है जिसमें सीलोमिक फ्लूइड बना रहता है, इसकी जो कवरिंग होती है वो सीलोमिक एपिथेलियल कहलाती है। वो बनी होती मीजोडर्म की, या इसी को मीजोथीलियम भी बोल देते हैं। गट एपिथेलियम बना होता है एंडोडर्म का। एक ये कोई बच्चा बताएगा एंडोथीलियम किसको बोलते हैं? तेज बोलो। हाँ, जैसे मीजोथीलियम सीलोमिक ये वाली, एंडोथीलियम जो ब्लड ये हो जाएगी आपकी कैपिलरीज की जो लेयर ये जो हो जाती है ये आपकी एंडोथीलियम भी कहलाती है, इसका नाम यही होता है। इसको एंडोथीलियम भी बोल सकते हैं, आपको उसी से समझ जाना चाहिए। अब जो पढ़ाना है वो है सीडो स्ट्रेटिफाइड, यानी कि सीडो मतलब हमको धोखा दे रही है कि बहुत सारी लेयर है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब बहुत सारी लेयर है, और सीडो मतलब धोखा दे रही है, वो मतलब है नहीं और वो महसूस हो रहा है कि है। उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं यहीं पर बना दे रहे हैं। नीचे आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, सभी में आप बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाएंगे ही। इसका न्यूक्लियस बेस की तरफ होता है। ये यूनिसेलुलर आपकी एक सेल जो है, इसमें क्या है, जैसे स्ट्रेटिफाइड और सीडो स्ट्रेटिफाइड में अंतर देख लीजिए। अगर नीचे की तरफ हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई और ये आपकी सेल है, इसके ऊपर की सेल, अंतर क्या है? इसमें जितनी भी सेल हैं वो सारी की सारी बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन स्ट्रेटिफाइड में आपकी केवल नीचे वाली जो लेयर है वो ही केवल बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी है, बाकी ऊपर वाली कोई भी लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन से नहीं जुड़ी है। ये कहां पर पाई जाएगी? जो हमारी स्किन है, आउटर स्किन। फर्क ये हो जाता है, उसकी सारी सेल आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी है, इसका मतलब ये सिंपल ही है, सिंपल एपिथेलियम है। लेकिन चूंकि ये धोखा देती है इसलिए इसको एक अलग उसमें रख दिया गया है, जिसको सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोलेंगे। इसमें अगर सीलिया लगा दिए तो ये सिलिएटेड सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसमें कंपाउंड में आ जाते हैं, अभी ग्लैंड्स के बारे में आपको बताएंगे। कंपाउंड एपिथेलियम यानी कि ये स्ट्रेटिफाइड इसमें हो गई। नीचे वाली लेयर, जैसे मेरी तो एक ही स्ट्रक्चर, रुक जाओ इसको, नीचे वाली लेयर की जो सेल्स होती हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है
ये फ्लैटेंड यानी कि चपटी होती चली जाती है। ऊपर की तरफ जैसे ये जाती है वैसे ही ये चपटी होती चली जाती है और सबसे ऊपर की जाके ये स्क्वैमस एपिथेलियम जैसी हो जाती है। सारा सबसे ऊपर वाली स्क्वैमस एपिथेलियम जैसी हो जाएगी। ये कहां पर होगी? स्किन में मेन हो जाएगी। अगर इसमें केराटिन जमा हो गया, जो हमारी स्किन में होता है, केराटिन का अगर यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो गया तो ये केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहलाती है। केराटिनाइज्ड, और चूंकि बहुत सारी लेयर हैं, स्ट्रेटिफाइड, और ऊपर वाली क्या होगी? स्क्वैमस है, तो स्क्वैमस, इसका नाम इतना लंबा है। कंपाउंड है, कंपाउंड एपिथेलियम, या केवल एपिथेलियम भी लिख दीजिए। कहां पर है? स्किन में। एक दूसरे तरीके की एपिथेलियम होती है जो नॉन केराटिनाइज्ड होती है, जहां पे केराटिन का डिकम्पोजिशन नहीं होता है। ये कहां पर होती है? जो बक्कल कैविटी है, जो आपकी माउथ की कैविटी है, वहां पर। फेरिंग्स में। फ्रिक्शन इसमें भी होगा, फ्रिक्शन इसमें भी होगा। ये फर्क क्या है? ये आपकी ड्राई रहेगी, हमेशा सूखी रहेगी, और ये कहां पर, ये क्या रहेगी? मॉइस्ट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर म्यूकस का सिक्रेशन या सलाइवा का सिक्रेशन लगातार होता ही रहता है। और ये नॉन केराटिनाइज्ड है और ये केराटिन पाया जाएगा, यानी कि इसमें चूंकि केराटिन इसमें जमा रहता है, इसीलिए हमारी बॉडी पानी में पड़ने पर पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती है। हमारी स्किन किसी चीज को भी एब्जॉर्ब नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि इसमें केराटिन का डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि जमा होता है। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट आपके इसमें ग्लैंड्स बतानी है, क्योंकि जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं, जितने भी तरीके के आपके बॉडी में सिक्रेशन होते हैं। क्या हो गया बेटा? जितने भी आपके बॉडी में सिक्रेशन होते हैं वो सारी कौन सी सेल होती हैं? सिंपल एपिथेलियम। जैसे ग्लैंड्स की बात कर देते हैं, तो एक कोई बच्चा बताएगा कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, हाँ, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स चल ही नहीं रहा। हार्मोन का सिक्रेशन कौन करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंजाइम का सिक्रेशन कौन करता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन क्या है? ये एंजाइम करेंगी सिक्रेशन। ये हार्मोन का सिक्रेशन करेंगी। इसमें डक्ट पाई जाती है, जैसे स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो ये डक्ट हुई और ये आपके ग्लैंड्स हो गई, ये उसकी सरफेस हो गई, यानी कि ये डक्ट की ये किसकी बनी है? सिंपल क्यूबॉइडल। डक्ट की ये जो लेयर बनी हुई है, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। और ये सारी सेल मिलकर के इसमें
गैस्ट्रिक जूस एक साथ निकालती हैं। ठीक है, तो ये कौन सी सेल हो गई? मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। ये वाली चूंकि 1 2 3 4 इतनी सारी सेल एक साथ निकाल रही हैं, तो ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस निकालती हैं जितनी भी ग्लैंड्स, वो सारी की सारी आपकी मल्टी सेलुलर होती हैं। और यूनिसेलुलर कौन सी होती है? गॉबलेट सेल केवल। एंडोक्राइन भी मल्टी सेलुलर सेल होती है। अगर एंडोक्राइन का बात करते हैं, ये क्या है? ये फॉलिकल होते हैं, कई सारे सर्कुलर में फॉलिकल पाए जाएंगे, और ये सारे ये फॉलिकल्स यहां पर सेंटर में आपके हार्मोन का सीक्रेशन कर देंगे। हार्मोन निकल के, जैसे ये आर्टरी है और इधर आपकी वेन जा रही है, ये बीच में कैपिलरीज हो गई। ये सेंटर में ये आपकी कैपिलरी, क्योंकि आर्टरी और वेन से कभी भी डिफ्यूजन नहीं होता है। डिफ्यूजन हमेशा किससे होता है? कैपिलरी से, इसलिए ये सेंटर में। अब ये कैपिलरी क्या करेंगी? यहां से टिश्यू फ्लूइड का डिफ्यूजन करेंगी, या इसको बोल देते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये आपका जो हार्मोन है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मिला हुआ है, डिफ्यूजन हो रहा है। ये जो वेन्स हैं इसको ऑक्सीजन दे रही हैं, इन फॉलिकल्स को क्या दे रही हैं? ऑक्सीजन दे रही हैं, और यहां से बदले में क्या ले रही हैं? CO2 ले रही हैं। और ये जो हार्मोन है ये भी हमारे इसी कैपिलरी में चले जाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया कि इसमें पहले एंजाइम और वो हार्मोन सीक्रेट करती हैं, ये डक्ट के द्वारा इनका सीक्रेशन होता है, वो डक्टलेस होती है, कोई भी डक्ट के थ्रू ऐसे नहीं जा रही है। एक्सोक्राइन की जो ग्लैंड्स होती हैं इनका सीक्रेशन सरफेस पर हो जाता है कि निकली, और यहीं पर पूरी हमारी गैस्ट्रिक जो ये है यहां पर पूरे में आपका जूस क्या हो गया? फैल गया, और गॉबलेट से म्यूकस निकल के पूरे में लेयर पर एक परत मोटी सी बना ली। ये क्या हो जाएगा? ये किस में निकलती है? हमारी फॉलिकल से निकली, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में गई, फ्लूइड से हमारी वापस कैपिलरी में गई, कैपिलरी से वेन में पहुंची, और वेन से फिर हार्ट और बाकी थ्रू जहां पर उसको एंडोक्राइन यानी कि हार्मोन को जहां पर फंक्शन करना है वहां पर ये पहुंच जाती। हार्मोन वहां पर पहुंच गया और जो काम करना है वो काम कर लिया। तो किसके थ्रू हार्मोन पहुंचा? ब्लड के थ्रू। क्लियर हुआ? तो ये डिफरेंस हो गया एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन में भी आपकी ये जो गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स होती है वो कौन सी होती है? मल्टी सेलुलर। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती है? मल्टी सेलुलर की यूनिसेलुलर? मल्टी सेलुलर, क्योंकि यूनिसेलुलर आपकी केवल यही होती है म्यूकस, और अधिकतर मल्टी सेलुलर ही होती है। लैक्राइमल ग्लैंड्स, अब ये बताओ आंसू किससे निकलते हैं? लैक्राइमल। और सिबेशियस ग्लैंड से सीबम निकलता है। हेयर पर, जहां जहां पर आपकी स्किन में हेयर्स होते हैं उसके फॉलिकल पर यहां पर सिबेशियस ग्लैंड पाई जाती है, जो क्या करती है? हमारी स्किन को वैक्सी यानी कि चिकनाहट उसको देती है, लगातार सीबम का सीक्रेशन करती रहती है। ये सारी कौन सी हो जाती है? सब कंपाउंड, कंपाउंड में पाई जाएंगी। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट अब आपको करवाना है जंक्शंस। जंक्शंस कितने प्रकार के हैं आपके? इसमें 3 तरीके के दिए हुए हैं। कौन कौन सा? टाइट जंक्शन, एडहेसिव और गैप जंक्शन। 2 जंक्शन और करवाएंगे आपको। पहला टाइट जंक्शन,
दूसरा आपका है गैप जंक्शन, तीसरा एडहेसिव, डेस्मोसोम्स, एक हो जाता है हेमीडेस्मोसोम्स। या हेमी जंक्शन। डिफरेंस क्या हो जाएगा इसमें? टाइट जंक्शन यानी कि बिल्कुल टाइटली बांधे हुए हैं दो सेल जो आपकी, और ये जंक्शंस किस में होते हैं? इपिथेलियल में, बाकी नहीं होते हैं किसी में भी जंक्शंस, केवल नर्वस में होते हैं जंक्शन, वो अलग जंक्शन हो जाएंगे, और बाकी सारे जंक्शन आपके एपिथेलियल टिश्यू में ही होंगे। टाइट जंक्शन क्या है? बिल्कुल टाइटली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं चारों तरफ से। नीचे आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन टाइट जंक्शन में, यानी कि कोई भी चीज इसमें अंदर नहीं आ रही है, कोई डिफ्यूजन नहीं, किसी भी तरीके का नहीं होता इसमें, है ना, ये हमारी स्किन पर रहेगी। गैप जंक्शन में क्या है? जैसे दो सेल हैं, इनके बीच में दिखता है कि गैप है, लेकिन वो इतना बड़ा गैप नहीं होता, क्योंकि ये हमारी एपिथेलियल बनाती है। हर जितने भी ऑर्गन हैं, स्किन ले लीजिए या चाहे आपके इंटरनल ऑर्गन ले लीजिए, सभी में ही ये जंक्शंस होते हैं। इसके बीच में प्रोटीन के स्पेसेस होते हैं। ये किसका? एक साइड, एक सेल से दूसरे सेल में ये क्या क्या पास करते हैं? आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल और लार्ज मॉलिक्यूल, ये सारी चीजें एक सेल से दूसरे सेल में डिफ्यूजन यानी कि इनके थ्रू चली जाती हैं। एडहेसिव जंक्शन में क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा मजबूत ये जंक्शन हो गए। जैसे ये एक सेल है, अगर क्यूबॉइडल हम ले लेते हैं तो कितनी हो जाएगी? ऊपर नीचे और चार साइड पर ऐसे होती है ना, क्यूब बना रहता है, तो उसके ऊपर की तरफ भी एक प्लेट होती है जिसको प्लेक बोल देते हैं। इस जंक्शन में जैसे आप ये बना लीजिए, इसमें आप देख लीजिए, ये तो रेक्टेंगुलर है, ऊपर की तरफ भी एक प्लेट है, इधर भी एक प्लेट से जुड़ी हुई है, और नीचे यानी कि मतलब 6 डायरेक्शन होती है ना एक क्यूब में, 6 तरफ से एक प्लेट है, और दूसरा जो क्यूब है उसमें भी 6 तरफ से प्लेट है, वो आपस में चिपक गए उसी पे। जैसे आप लोग समझ लीजिए, ये क्या नाम है, मैग्नेट, ये हो गया, ये आप समझ रहे हैं ना। जैसे एक ये ले लीजिए, एक क्यूब, दूसरा क्यूब, उसके 6 साइड पर हम ऐसे क्रॉस ऐसे बना देते हैं, है ना, प्लेट लगा देते हैं यहां पर ऐसे, एक लाइनिंग, इस पर ये लाइनिंग, ऊपर में ये, ऊपर में ये, और जो सेकंड हम एक और ये लेंगे, जैसे क्यूब लिया, वो आपस में यहां पर जैसे मान लीजिए कि मैग्नेट लगा है, जहां पर ये प्लेट है वो मैग्नेट मान लीजिए, और वो आपस में चिपक गए। तो इतनी मजबूती से, यानी कि चारों तरफ से वो एडहेसिव होते हैं, इसीलिए इसको नाम क्या बोला गया है? एडहेसिव जंक्शन। किसका ये रहते हैं? ये प्लेक बोल देते हैं। इसके अंदर आपके कुछ फाइबर होते हैं, उनको, वो फाइबर किसके बने होते हैं? एक्टिन के। एडहेसिव जंक्शन में फाइबर किसके? एक्टिन फाइबर पाए जाते हैं। दूसरा आ जाएगा डेस्मोसोम्स। फर्क क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए, ये फिर से देख लेते हैं, ये क्यूब है, उसमें 6 साइड पर आपके एडहेसिव था, लेकिन डेस्मोसोम्स में केवल 2 साइड पर ही एडहेसिव होगा, एक इधर और एक इधर, यानी कि साइड साइड पर। जैसे ऐसे बना लेते हैं, एक सेल ये रही, साइड पर है तो बना ही सकते हैं हम 2D में, और ये आपस में जुड़े हुए हैं।
ये बोला है, इधर से इस सेल से जुड़े हैं, साइड साइड से। इसके भी अंदर फाइबर होते हैं यहां पर। वो कौन से फाइबर होते हैं? केराटिन फाइबर। केराटिन फाइबर डिफरेंस क्या हो गया? इसमें एक्टिन फाइबर हो गया और उसमें केराटिन फाइबर हो गया। ठीक। अब जो लास्ट आपका है हेमीडेस्मोसेंस। हेमी मतलब हाफ में, यानी कि जैसे ये दो हो गए, कुछ हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, कुछ दूसरे ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, दोनों फिर ये एडेसिव हो गया। हेमी में क्या है? एक तरफ से ही हमारा प्लेक निकला हुआ होता है, जैसे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। हेमीडेस्मोसोम से हमेशा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से ही जुड़ेंगे और बाकी नहीं जुड़ेंगे। और यहां पर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये सेल जिस तरीके से जुड़ी रहती हैं वो जंक्शन कहलाता है हेमीडेस्मोसोम्स। हो गया? हो गया लगभग। देखिए एक बार रिवीजन करवा देते हैं। तो टाइट जंक्शन क्या हो गया? जो हमारी इसमें भी कोई भी मॉइस्चर यानी कि किसी भी चीज का डिफ्यूजन नहीं होता है। गैप जंक्शन एडेसिव, चारों तरफ से हमारा प्लेक पाया जाएगा। बहुत ज्यादा मजबूत जंक्शन है। एक्टिन फाइबर, डेस्मोसोम्स, केराटिन फाइबर रहेंगे और साइड से रहेंगे हेमीडेस्मोसोम्स। ये केवल बेसमेंट मेम्ब्रेन से ही जुड़ने का काम करेंगे। ठीक है, कल आपको करवा देंगे कनेक्टिव मस्कुलर और जहां तक है नर्वस कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।